नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में जब भी राज्यसभा चुनाव होते हैं, कई सीटों पर धनबल, दल बदल और क्रॉस वोटिंग के मामले सुर्खियों में रहते हैं। एकाएक विधायकों की अंतरात्मा कुछ ही पल में बदल भी जाती है, जो वर्षों तक एक पार्टी की विचारधारा के साथ रहती है, लेकिन फिर पार्टी साइडलाइन, दिल की आवाज से प्रतिबद्धता परिवर्तन हो जाती है। इसी वजह से कई उम्मीदवारों की जीत होती जाती है, तो कहीं चुनावी समीकरण में फिट ही नहीं बैठते। इसी वजह से अक्सर इस द्विसदनीय विधायिका पर सवाल भी उठता है। मांग होती है कि राज्यसभा चुनाव अमेरिकन सीनेट की तरह होनी चाहिए, जहां जनता सीधे उच्च सदन के मेंबर चुनती है। हालांकि साल 1913 से पहले वहां भी आज के भारत जैसी ही व्यवस्था थी, यानी इनडायरेक्ट चुनाव की। चुनावी लोकतंत्र का तर्क ये बताता है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए, और आजादी के बाद कई वर्षों तक वास्तव में बहुत कम क्रॉस वोटिंग हुई है। फिर इस प्रक्रिया में पैसा शामिल हो गया। अमीर लोगों ने फैसला किया कि राज्यसभा एक क्लब है जिसमें वे शामिल होना चाहेंगे। इसके मुताबिक उन्होंने अपनी राह आसान करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। लगातार इस व्यवस्था पर रोक की मांग और चर्चा चलती रही। 1998 में अटल सरकार ने राज्यसभा चुनाव को लेकर नियम बदला। गुप्त मतदान समाप्त कर दिया गया और मतदान सार्वजनिक हो गया। लेकिन गुप्त मतदान खत्म होने के बाद अब ये गुणागणित नए रूप में सामने आ रहा है। इसी पर आज चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान धन बल, दल बदल और क्रॉस वोटिंग के आरोप चर्चा में थे। ऐसा सीन हर बार दिखता है जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं। बहुमत किसी और पार्टी के पक्ष में होता है और उम्मीदवार किसी और दल का जीत जाता है। राज्यसभा यानी देश की संसद का उच्च सदन, यानी ऐसे लोगों के चुनाव की प्रक्रिया जो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश के लोगों के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। क्रॉस वोटिंग करने वाले भी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि जनता के चुने हुए विधायक थे और अपनी अपनी विधानसभाओं के लाखों वोटर्स द्वारा चुनकर आए हुए लोग थे। इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग यानी अपनी पार्टी की बजाय दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट देने से 15 में से 2 सीटों पर नतीजे बदल गए। इस व्यवस्था ने कई प्रश्नों को जन्म भी दिया है। ऐसा भी नहीं है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पहली बार हुई हो। हर बार ऐसा होता है और इससे पहले यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कई मामले चर्चित रह चुके हैं। अब इस बहस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि क्यों राज्यसभा चुनाव के दौरान उच्च सदन में धनाढ्य लोग पहुंचने के लिए उन सभी प्रक्रिया को अपनाने लगे हैं जिसे सामान्य प्रक्रिया में अनैतिक कहा जाता है। चुनावी डेटा पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 225 सिटिंग सदस्यों 1 मार्च 2024 तक में से 33% यानी करीब 75 ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस होने की बात चुनावी हलफनामों में स्वीकार की है। इनमें से 2 सदस्यों के ऊपर हत्या का केस चल रहा है, तो 4 के ऊपर हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। उच्च सदन के इन 225 सदस्यों के पास कुल संपत्ति 19,602 करोड़ रुपए है। इनमें से 31 यानी 14% राज्यसभा सदस्य अरबपति हैं। हालिया दौर में देखें तो कई ऐसे नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए हुए जिनकी न तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और न ही समाज सुधार की दिशा में उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन कई दलों ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया और आरोप ये भी लगे कि प्रत्याशी बनने के एवज में इन लोगों ने पार्टी फंड में मोटा पैसा दिया। क्रॉस वोटिंग और अंतरात्मा की आवाज से चिंता। अमेरिकी सीनेट का चुनाव जनता सीधे करती है। भारत में राज्यसभा प्रत्याशी विधायक चुनते हैं। 1998 के पहले राज्यसभा के लिए गुप्त मतदान। अटल सरकार ने मतदान सार्वजनिक कर दिया। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त। 33% के खिलाफ क्रिमिनल केस का हलफनामा। 14% राज्यसभा सदस्य अरबपति। वित्त विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों के समान अधिकार। भारत संघ के लिए द्विसदनीय विधायिका का मूल प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संघीय संविधान समिति ने तैयार किया था। संविधान सभा में इस बात पर तीव्र मतभेद था कि दूसरा सदन हो या नहीं। कुछ सदस्यों का विचार था कि ये सदन विलंब और अवरोध का ही काम करेगा। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थी 2 सदनों को राज्यसभा और लोकसभा कहा जाए। इन नामों में इस बात का संकेत था कि इन सदनों का गठन किस प्रकार होगा। लोकसभा के सदस्य भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुने जाएंगे,
राज्यसभा के 250 सदस्य होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य और सभापति होंगे। वित्त विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों के समान अधिकार होंगे और गतिरोधों को संयुक्त बैठक में सुलझाया जाएगा। वित्त विधेयक लोकसभा में रखे जाएंगे और राज्यसभा केवल उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगी, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते रहेंगे। जब संविधान को अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया तो इन प्रस्तावों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय एक के जिसके अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य नामजद करने की व्यवस्था हुई। राज्यसभा की अन्य सीटों को राज्य विधानमंडलों द्वारा चुनकर भरने की व्यवस्था हुई। क्या राज्यसभा ने इतने दशकों के अपने कार्यकाल में संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा किया है? क्या उसने उन राज्यों के हितों को कारगर ढंग से आगे बढ़ाया है जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं? ये स्वीकार करना होगा कि राज्यसभा सदन के समक्ष आने वाले मामलों में राज्यों के विशेष दृष्टिकोण को कारगर ढंग से प्रतिबिंबित करने में और राज्यों के हितों का जोरदार बचाव करने में असमर्थ रही है। इसका कारण जानने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्यसभा की सदस्यता पार्टी के नेताओं के हाथ में राज्यों के हितों का ख्याल किए बिना सत्ता सुख के वितरण का माध्यम बन गई है। यदि ऐसा कहा जाए तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर परोक्ष रीति से चुने जाते हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के लिए अपने मनपसंद व्यक्तियों का चयन करना आसान हो जाता है, जिसमें उम्मीदवारों के ज्ञान तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता की ओर जरा भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए अब वो दौर आ गया है कि एक बार फिर द्विसदनीय विधायिका पर विचार किया जाए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करेंगे भाई एक ही मतदाता। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी। ये 92 गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने जो रामनाथ कोविंद समिति गठित की है, उसमें क्या उच्च सदन के मापदंडों पर भी चर्चा हो सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। निश्चित तौर पर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन और राज्यसभा सिलेक्शन की बात हो रही है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर है कि वाकई पुराने रिकॉर्ड्स को देखा जाए और अभी वर्तमान से कंपेयर किया जाए तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। ये किसी चुनौती से कम नहीं है कि क्या जो पहले की व्यवस्थाएं थीं, क्या उस पर काम करने की जरूरत है। हाल ही में जो समितियां बनाई गई हैं, क्या उसको वर्कआउट किया जा सकता है। इलेक्शन और राज्यसभा, जहां तक मुझे लगता है, अपने आप में उच्च सदन का नाम ही है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसका अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन कुछ अजीबोगरीब से जो नियम हुए, उनकी वजह से भी काफी कुछ दिक्कतें गई हैं। बदलाव भी किया गया, गुप्त मतदान की भी बारी आई, उसके बाद बदलाव होते होते उसको सार्वजनिक भी किया गया। लेकिन आज जो क्राइटेरिया बन गया है वो निश्चित तौर पर सवाल उठाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि लोकतंत्र का जहां नाम आता है उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या आज वर्तमान स्थिति में हम उस इलेक्शन को, लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, क्या उसको निभा पा रहे हैं? जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने सारी चीजों को बनाया, क्या उन चीजों को उस दिशा में पूरा किया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं और कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनसे इसका जवाब भी लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से खालिद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से संजय ढींगरा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यूपी से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश से भूपेंद्र सुलेरी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खालिद जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? खालिद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, थोड़ी खराबी आ रही है, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। उसको थोड़ा सा कुछ में भी टेक्निकल इश्यू होगा, बट मेरा सवाल सुन पाए तो प्लीज अपना आंसर कीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल यही है पहला, कि जिस क्राइटेरिया पे आज हम चर्चा में बैठे हैं, जो नियम पहले थे उसमें बदलाव भी हो गया, और राज्यसभा का जो क्राइटेरिया आज हो गया है, जो चीजें हो गई हैं, और वर्तमान में जिन चीजों की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में वो चीजें पूरी तरह से सार्थक हैं? सीधा सीधा मैं पूछूं तो आजकल देखिए, सत्ता एक अलग चीज हो गई, उम्मीदवार अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो पैसा है, ये जो क्रॉस वोटिंग है, ये जो तमाम चीजें आई हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हुए हैं। परिवर्तन तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा और आएगा, और आ रहा है परिवर्तन। भारत जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है, और इसके साथ ये चीजों, इलेक्शन में भी परिवर्तन आएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ऑप्शन। अभी विचार करेंगे, सारे सदस्य सांसद होंगे या विधानसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें विचार किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। लेकिन परिवर्तन तो होना है लाजमी, क्योंकि अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 पार की तरफ हम अग्रसर हैं, तो परिवर्तन की तो जरूरत है और परिवर्तन होनी है। क्रॉस वोटिंग के लिए क्या कहेंगे? हाल ही में हमने अभी इलेक्शन देखा है। क्रॉस वोटिंग देखिए, ये तो स्वाभाविक है। भारत जो इंसान है, जिसके अंदर हर चीज की आकांक्षाएं हैं, सब चीजें होती हैं, तो वो स्वाभाविक है क्रॉस वोटिंग। उसके बाद नरेंद्र मोदी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो दो, अभी आप बता रहे थे, दो जो सांसद का हुआ है, उसके अंदर एक चीज और है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह सरकार चला रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा संसद के अंदर कि बाहर मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए इलेक्शन तक, उसके बाद सबको काम पर लग जाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग अपने अपने विचार होते हैं सबके। जब उनको लगता है कि भारत के अंदर तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, तो वो ये सोचकर उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। अब ये आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम पॉजिटिव पे चल रहे हैं, वो नेगेटिव पे चल रहे हैं। नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस हमारा आते काम है, सत्ता में सरकार चलाना, सबको साथ लेकर चलना, वो हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है यदि विधायकों को सिलेक्शन करना है, बहुत आसान भाषा में इस चीज को समझे, बहुत सारे लोग चर्चा को देखते हैं जो पूरे नियम कानून क्राइटेरिया को नहीं समझते होंगे, उन्हें भी क्लियर होना चाहिए, जो शुरू से अब तक हुआ। यदि विधायकों को चुनना है, मुझे लगता है एक स्टेट से ही हम निकाल के कैलकुलेशन चलें तो अच्छी खासी संख्या भी होती है। लेकिन ये जो क्रॉस वोटिंग हुई, क्या इसकी जरूरत है? जैसा कि अभी खालिद जी कह रहे थे कि देखिए, समय के अनुसार इस चीज की आवश्यकता होती है और वो हो रही है, लेकिन फिर लोकतंत्र कहाँ गया? और यहां एक बात और है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, और फिर राज्यसभा से इलेक्शन, तो कैसे? ये अभी 10 साल से ये सब हो रहा है। इसमें एमएलए एमपी सारे इलेक्शंस में सब लोग जीत के आते हैं, लोग वोट देते हैं उनको, लेकिन हर सीमाओं को तोड़ अपने लाख जितने ही होड़ में जुटी है, वो सत्ता के लिए नैतिकता गरिमा सब तार तार हो चुकी है इस टाइम। ये पहले नहीं था, इतना नहीं था भी तो मामूली था, अब तो बहुत हो गया 10 साल में। ऐसे इसमें इसकी तुलना मतलब अभी करी जाए, पहले काल में तिल बराबर थी, अभी बहुत ज्यादा हो गया है।
देखिए, अटल जी की जब सरकार 1999 में एक वोट की वजह से गिरी थी, भारतीय जनता पार्टी में अटल जी की सरकार थी 1999 के अंदर। मायावती जी ने कहा था कि मैं वोट आपको करूंगी सरकार के लिए। उसके बाद अचानक वो वोट अपने विचार बदल देती है और उसके बाद सरकार एक वोट से गिर जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को गिरना मंजूर किया, लेकिन उससे समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार से। इस चीज को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अब संविधान के हिसाब से पार्टी चलती है। उसके बाद उसके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। तो उसी हिसाब से अटल जी की जब सरकार गिरी तो उन्होंने एक वोट से सरकार गिरना मंजूर किया, लेकिन अपने सिद्धांत को खत्म नहीं होने दिया। देखिए, दो बातें यहाँ से आपने कही। सिद्धांत की बात हो रही है, मुझे लगता है कौन से सिद्धांत और कौन से नियम की हम आज बात कर रहे हैं। पुराने प्रोफाइल में चले जाइए तो बहुत सारी चीजों को यदि हम डेप्थ में जाके समझेंगे तब शायद इतनी चीजें थी ही नहीं जो आज हो रही हैं। आज तो ये हो गया है कि मतलब जहां पैसा और खरीद फरोख्त शुरू हो जाए, ये चीजें शुरू हो जाती हैं, उसे हम कैसे सब कुछ अच्छा है साबित नहीं है। ये सब कैसे हो जाएगा? आरोप हो सकता है कि कैसे साबित नहीं है कि पैसा दिया, आप कह नहीं सकते इस बात। खालिद जी, यदि हम बिल्कुल मेरे लिए कह रहे हैं आप खालिद जी? आपके लिए। हाँ खालिद जी, देखिए, यदि हम सिर्फ नियम से, सिद्धांत से ही चले इलेक्शन के तो सब कुछ बहुत अलग है, लेकिन उस क्राइटेरिया से अब नहीं चला जा रहा। यही तो बात है। वर्तमान में भी जिस तरह से, जिस फॉर्मेट पर चलने की बात हो रही है, क्या सब कुछ सही रहेगा? आप देखिए, हाल ही में जो चीजें आपने कहा, ठीक है, आजकल की चीजें बदल गई हैं, जिसको जो दिख रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वो कर रहा है, सबके अपने मत हैं। लेकिन जहां बात अभी सिद्धांत की आ रही थी, जो संजय जी कह रहे थे कि अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तमाम चीजों को करते हैं, तो कहां वो नियम और सिद्धांत आज? आप मुझसे बोल रहे हैं, सवाल मेरा है, मेरी तरफ है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मुझे बोलना पड़ा। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी, जब दो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, 2 से ये 400 के पार की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसे नहीं गए सिद्धांतों की वजह से गए, अपनी ईमानदारी की वजह से गए। जनता देख रही होती है, जनता जनार्दन की वजह से हम लोग यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। कोई हम घर से अपनी वोट नहीं करते, ये जनता है कि ये प्यार मोहब्बत है जो हम लोग यहाँ पर आज सरकार में हैं, और हम अगली बार 2024 में भी सरकार में आ रहे हैं। तो ये हम लोग अगर हम कुछ गलत करते हैं या कुछ करते हैं, जनता सब देख रही है। कांग्रेस को भी देख रही है, और समाजवादी पार्टी हो या और दूसरी आम आदमी पार्टी हो, सब सरकारों को, सबको देख रही है कि किस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार करा 70 साल तक, तो इनको उखाड़ फेंका। और हम लोगों को अब 10 साल हम लोग हैं, फिर उसके बाद 2024 में भी हमें तैयार बैठे हैं सरकार में आने के लिए। तो ये ऐसे नहीं आ गए, ये मेहनत करी गई है, ईमानदारी करी गई है, तरीके से सरकार को चलाया जा रहा है। उसी हिसाब से ही हम लोग आज सरकार के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है मैडम। हेलो, हाँ संजय जी बोलिएगा प्लीज, 1 मिनट। और भी मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, मैं वापस आती हूँ आपके पास। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैम। रविंद्र जी, कैसे ले रहे हैं? मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए, ये विषय है राज्यसभा का इलेक्शन। जो सुन और देख भी रहा होगा इस चर्चा को, मुझे लगता है बहुत ऐसे पॉइंट्स के साथ क्लियरिटी आए इस पूरी चर्चा में, ताकि उनको भी समझ में आए। पहले की चीजों में, अभी की चीजों में काफी डिफरेंस आया है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से कमेटी बनाने की भी बात की गई थी, क्या उस पर भी सवाल नहीं होते? क्या वो उतना इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए मैम, जब ये थोड़ा सा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना उससे पहले समझ लेते हैं, निचली सदन लोकसभा, जहां से जनता चुन के प्रतिनिधि भेजती है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको ऊपरी सदन या राज्यसभा बोलते हैं, इसके 245 मेंबर, करीब करीब 4000 से ऊपर जाते विधायक चुन के भेजते हैं। ये अपेक्षा किया गया था कि जो ऊपरी सदन होगी हमारी, ऊपरी सदन को इतना गौरवान्वित किया गया है कि जो इसके सभापति होते हैं वो स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो इसको इतना गौरवान्वित किया गया था कि इसमें विधायक लोग चुनिंदा लोगों को भेजेंगे जो जनता के बीच घूम के बहुत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्वान हैं और देश को एक दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हॉर्स ट्रेडिंग में, जो आप बार बार कह रही है, बदल गई है, सबको स्वीकार करना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है और राज्यसभा में अपने मेंबर चुनती है, तो वहां भी ऑपरेशन लोटस चलाती है। अभी जो
पिछला चुनाव ही हुआ, तो पिछले चुनाव में करीब 15 सीटों पे चुनाव हुआ, तो 15 सीटों पे हॉर्स ट्रेडिंग दोनों तरफ से हुआ। उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और कांग्रेस का अगर भारतीय जनता पार्टी का आरोप मान लिया जाए तो कर्नाटक में हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा उद्देश्य था कि ऊपरी सदन में चुनिंदा व्यक्ति जाएं जो देश को दिशा दिखा सके, अब उल्टा क्या हो रहा है, संजय सेठ जैसे आपराधिक तत्व, आर्थिक आपराधिक तत्व से जा रहे हैं, जिनको मेरे ख्याल से राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है, जिनको सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। जब ऐसे लोग हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा चुन के जाएंगे राज्यसभा में, तो सबसे पहली बात तो राज्यसभा अपने में ही महत्वहीन हो गई। उस समय भी राज्यसभा और महत्वहीन हो जाती है जब उपराष्ट्रपति महोदय, जो वहां के सदन के सभापति हैं, वो एक पक्षीय या जाति आधारित बातें करते हैं। तो राज्यसभा को भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज तक कभी भी राज्यसभा में जाति आधारित बातें नहीं हुई थी, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने जाति आधारित बातें वहां पर कही। तो जब अगर हॉर्स ट्रेडिंग करके बनना है, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग करके बनेगा सामान्य आदमी, जिसका उद्देश्य था कि सामान्य आदमी वहां पहुंचे, जो नहीं लड़ सकता, पैसा नहीं है, दौड़ नहीं सकता है, खाली वैचारिक बोझ से वहां तक पहुंच सकता है, तो ऐसे आदमी तो नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपने अभी बताया था कि एडीआर की रिपोर्ट में है कि 33% लोग अपराधी बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसे लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे वहां पर। पूरा का पूरा ये 245 सीटें में से 12 निकाल दीजिए, जिनको राष्ट्रपति नामित करते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 245 में से 12 निकाल दीजिए, 233 सीटें हुई, ये सारे के सारे व्यापारियों के हाथ में चले जाएंगे, और ये जो नेता लोग हैं, नेताओं को अपनी अस्मिता का संकट खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया को हॉर्स ट्रेडिंग से बाहर करना चाहिए। मौका क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पर व्हिप लागू नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लोर पे नहीं होता है, इसलिए वहां व्हिप लागू नहीं मिलता। तो मुझे लगता है जो कमेटी बनाई गई है उसमें इन चीजों का ध्यान रखेगी। जी धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए एहतेशाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। एहतेशाम जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी है राज्यसभा इलेक्शन को लेके? पहले की क्राइटेरिया में, अभी के क्राइटेरिया में, अभी भी टीम गठित करने की, समिति गठित की जो बात की गई है, वो कितनी इंप्लीमेंट हो पाएगी? 33% यानी करीब 75 ने अपने खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को खुद ऑन रिकॉर्ड बताया है। तो ऐसी स्थितियों में जिसे हम अनैतिक कहते हैं ना, कि मतलब जो क्राइटेरिया अब हो गया है, पैसा कह लीजिए, दल बदल कह लीजिए, क्रॉस वोटिंग कह लीजिए, इन सारी चीजों को अनैतिक कहेंगे, कोई लीगल नहीं होता, लेकिन फिर भी वही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे और जो अभी पिछले 10 साल 2014 के बाद जो देश की परिस्थिति है, जो अभी सिस्टम चल रहा है कि पार्टी जो है अभी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त एमएलए को जिस हिसाब से करके जो अभी ये सिस्टम चल रहा है, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये एक मतलब इतनी बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात कहेंगे हम इसको, कि ये इस तरह से डेमोक्रेसी में, इस तरह से ये डेमोक्रेसी की हत्या है। अगर कोई भी पार्टी कांग्रेस की पार्टी से जीत करके वो कांग्रेस का जब विधायक होता है और उसको फिर क्या है, पैसे के लोभ में, पावर के लोभ में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है उनको खरीदने के चक्कर में रहते हैं। अभी लास्ट में आप देखा होगा कि झारखंड में 20 दिन पहले जो वहाँ जेएमएम की सरकार है, वहां पे क्या किया, वो वहां पे अपने तमाम एमएलए को उन्होंने हाईजैक करके अपने सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। क्यों? कि भाई बीजेपी ने खरीद लेगी, बीजेपी ने लालच दे देगी। तो ये कहीं न कहीं इसका सबसे ज्यादा नुकसान आवाम को होता है, जो जनता। हम समझ लिए, मैं टीएमसी का प्रतिनिधि भी करता हूँ, मैं टीएमसी से कैंडिडेट हुआ हूँ, और मुझे खरीद फरोख्त करके ये जो जनता, वो जनता का बदौलत जनता हमें विजय करती है, और उसके बाद जो नेता जो दल बदलते हैं वो अपना जाति फायदा के लिए, इससे सबसे बड़ा आघात जो होता है कहीं न कहीं, इससे हमारी आवाम जो उनको सबसे ज्यादा समझ लिया आघात पहुंचता है कि मैंने चुना किसी और पार्टी को, और वो पार्टी जो वो लीडर जो है वो अपने फायदा के लिए वो चले जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये समझ लिए संविधान की हत्या है। इस पर हम समझते हैं, आप लोगों को एक बात कहूंगा, इस पर कहीं न कहीं कोई भी चीज इस पर बनना चाहिए कि जो भी एमएलए या जो भी एमपी वो अपने 5 साल का कार्यकाल को पूरा करे, उसके बाद उसको अगर दिल नहीं भरता है
तो वो चले जाए, या फिर उनको समझ में नहीं आता तो रिजाइन। लेकिन ये जो सिस्टम है ये कहीं कहीं ये समझ लिए कि लोकतंत्र का हत्या है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी कहना था कि मैं खरीद फरोख्त पर यकीन नहीं रखता हूं जब तक जनता हमें मैंडेट नहीं देती है। मैं ऐसी सरकार चलाने में मैं संयम बरतना नहीं चाहता हूं। हम समझते हैं कि इतने विद्वान और इतने बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको हमारे जो अभी आज के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को सीखनी चाहिए कि उनके सीनियर क्या सोच और इनके सोच में कितना फर्क है। इन्होंने बहुत सारी जो हालात जो देश में पैदा हुए हैं, इन्होंने नफरत के बूँ पैदा कर दिए पूरे देश में। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख को ईसाई से, इस तरह के ये लड़ाने और डिवाइड एंड रूल जिस तरह से अंग्रेजों ने किसी जमाने 75 साल पहले देश में जो करते थे, तो ये समझिए कहीं न कहीं ये नुकसान देश का हो रहा है। और ये राज्यसभा का जो कैंडिडेट जो चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि 245 जो है हम लोगों का राज्यसभा में जो लोग चुन के जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये खरीद फरोख्त वाली ये सिस्टम में बंद होनी चाहिए। और जो पार्टी जो एमएलए जिसकी है, जिसको वो सजेस्ट करना चाहते हैं, उस पर मैं विश्वास रखना चाहता हूँ। हमारी पार्टी टीएमसी पार्टी कभी भी इस तरह का कोई भी काम नहीं करती है कि दूसरे पार्टी को खरीद करके मैं अपने पार्टी में उसको ये कर लूं। तो कहीं न कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा मैडम, ये कहीं न कहीं ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए जनता जो है एक लीडर को, एक पार्टी के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको वो चयन करते हैं, लेकिन इसका जो है सारा नुकसान जो है हमारे आवाम जनता जब उनको वोट दे करके वो जब जीत जाते हैं और उसके बाद महीना 2 महीना बाद वो अपना जाती फायदा के लिए करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में जो बिक जाते हैं, तो हमारी आवाम पर इसके बहुत बुरा असर पड़ता है। कहीं नहीं कहीं इस पर हम समझते हैं तो एक तरह से एविडेंस को, एक तरह से लॉ पास होना चाहिए कि जब तक के 5 साल का म्याद पूरा नहीं होता है तो उनको दल बदल का काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो दल बदलते हैं तो हम समझते हैं ये कहीं न कहीं वो अपना जाती फायदे के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे आवाम में बहुत बड़ा एक समझ लिए कि दुर्भाग्य की बात है, उन्हें बहुत सदमा पहुंचता है कि मैंने अपने ऐसे लोगों को चुना। बिल्कुल। तो ये मेरी आपसे ये विनती है, ये मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं इस तरह का ये डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए भूपेन जी, 2-3 महत्वपूर्ण बात है जो मेरे जहन में आ रही है। मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक तो ये कि पहले मैं एहतिशाम साहब का एक जवाब दे दूं। उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। हाँ ठीक है सर, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो शाहजहां खान का जो बचाव ममता जी कर रही थी इतने टाइम से, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करे, जब उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया, जब लोग जनता उस पर अपना दुख जताने लगी, उस गुस्सा होने लगी, उसके बाद इन्होंने उस पर संज्ञान लिया। तो ये जो सफाई कर रहा है अपनी टीएमसी जो है ना, ईमानदारी का अपना पुतला बनाए बैठी है। ममता बनर्जी अपने को गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या वेस्ट बंगाल का सत्यानाश कर रखा है। ठीक है, मैं वापस से जवाब लूंगी एहतेशाम जी, लेकिन फिलहाल मेरा महत्वपूर्ण सवाल भूपेन सुल्लेरे जी से। भूपेन जी, 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पहले के रिकॉर्ड को देख लें और आज के रिकॉर्ड को देख लें, वो इलेक्शन वैसा इलेक्शन रह ही नहीं गया। क्राइटेरिया वही है, लेकिन चीजों में बहुत डिफरेंस आया है। आज सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, एक जमाना था 12 लोगों के चीजों को हटा दीजिए, कला, साहित्य, अर्थशास्त्र से जुड़े जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल अलग रखें, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो जाते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि राज्यसभा सदस्य हैं, चुने गए हैं, वहां पहुंचे हैं, उनका प्रोफाइल देखिए, सुन के ही वो इतना सम्मानीय लगता है। लेकिन अब हम यदि इसकी डेप्थ में चले जाएं कि वो कैसे पहुंचे हैं, क्या सही कैंडिडेट पहुंचा है, किस तरह से वो पहुंचा है, क्या वाकई में आज ये जो सवाल उठ रहे हैं कि पैसा सबसे ज्यादा, क्रॉस वोटिंग, ये सारी चीजें क्या इनको खत्म नहीं होना चाहिए, या फिर वाकई में जो इस लाइन के साथ बीजेपी चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या अब इससे राज्यसभा सिलेक्शन होगा? देखिए, इन चीजों में जो राजनीति पार्टियां हैं उनको इस चीज में विमर्श करना चाहिए। अपने यहाँ जो भारत की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों में ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां ये नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां पनप पाए।
दूसरी बात, राजनीति में किसी भी विचारधारा को आगे इम्प्लीमेशन करने के लिए उनको लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में बहुमत चाहिए। जब कोई बड़ी रणनीति बनती है तो उसके प्रति वो गेम खेलते हैं। अब गेम खेलने का तात्पर्य यह है कि अगर हम पूरे, आपने समीक्षा अपने रिपोर्ट में पेश किया, देश की आजादी के बाद से अगर देखें तो राज्यसभा के जो चुनाव होते रहे उनमें इन्फ्लुएंस जो अपने राज्य जो क्षेत्रीय पार्टियां रही उनको, उनके विधायकों को करते रहे, और इसके कारण क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय पार्टियां रही वो फिर निश्चित रूप से कमजोर हुई। और इससे बाद जब 1989 का जो चुनाव आया और उसके बाद गठबंधन की सरकारें आई, और गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा दखल रहा और ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे। लोकतंत्र में ये खूबसूरती थी। लेकिन जिसके बाद जब ट्रेंड बदला 2004 और 2014 के बाद, जब पूर्ण बहुमत की सरकारें आना फिर से प्रारंभ हुई, और उसके बाद उनको ये आवश्यकता पड़ी कि हमको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एनडीए या इंडिया गठबंधन या उस समय का यूपीए गठबंधन, उस तरह से गठबंधन की आवश्यकता निरंतर है। और इस निरंतरता को बनाने रखने के लिए उनने गठबंधन के मर्म को तो समझा, लेकिन उसके धर्म का निर्वाह नहीं किया। लेकिन जिस तरह से अब आज की राजनीति में देखते हैं, विपक्ष कहता है कि हमने पार्टी पैसा देके और इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह के एविडेंस है तो इसको जुडिशरी पे लेके जाना चाहिए, और ये विपक्ष की बहुत सी ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है। अगर हम 1992 की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार देखें, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन्होंने 4 सांसदों को लेके, और जिस तरह से उन्होंने 40 लाख रुपए का उसका ट्रायल चला था, वो कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत किए गए थे और उसमें सजा भी मिली थी। इस तरह से इस पे भी एक्सपोज करना चाहिए अगर सत्ता पार्टी इस तरह से कर रही है। नैतिक मूल्य और मौलिक मूल्य से कहा जाए तो ये गलत है, लेकिन राजनीति संभावना का खेल है, और अपने लाइन को लंबा करने के लिए, अपने विचारधारा को लंबा करने के लिए लोग इस तरह का करते हैं, और ये शुरू से चला आ रहा है। इसके बारे में नैतिकता और मौलिकता शून्य हो जाती है किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो उस इश्यू को रेस करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर जो गलत है उसको गलत को गलत कहना, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कहने की आवाज चाहिए, इसके प्रति साक्ष्य एकत्र करने चाहिए। जब लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की निष्पक्षता और लोकतंत्र की प्रभावता किस तरह से कायम हो पाएगी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, क्या क्रॉस वोटिंग भी सीधे सीधे पैसे से कनेक्ट कर दें? क्योंकि 2-3 बातें इस चर्चा में निकल के आई। किसी को लगता है, उनका मन है, उन्हें लग रहा है ठीक नहीं है, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन इसके पीछे की वजह निकलती हैं। ऐसे कैसे एकदम से साथ होते होते वहां पर जाकर क्रॉस वोटिंग हो रही है, चीजें ही बदल जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से डिसीजन ले लिया गया होता है? नहीं, देखिए, इसकी जब जैसे ही राज्यसभा की जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकलता है, उससे पहले कैलकुलेशन राजनीतिक पार्टियां लगाने शुरू कर देती हैं, और जो उस तरह के होते हैं उनके संपर्क में, पैसा तो नहीं मान सकता मैं, लेकिन ये जरूर मान सकता है कि उनको ऑब्लाइज किया जाता है कि हम आपको टिकट देंगे या आपको ये देंगे और हम आपको इस पार्टी से ये सुशोभित करेंगे। क्योंकि पैसे का एलिगेशन तो पहले बहुत लगता था, और एलिगेशन के कारण उसकी आउटपुट भी निकल आती थी। तो इसके कारण मैं ये नहीं मानता कि सरकार ने ऐसा किया होगा, पैसे का वो किया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा होगा कि हम इलेक्शन के बाद या इलेक्शन में आपको 24 का इलेक्शन है, इसमें कुछ देंगे, या फिर आपको कुछ सम्मानजनक पद देंगे। क्योंकि राजनीति है, उसमें डीलिंग की संभावना तो बिल्कुल 100% बनती है, क्योंकि राजनीति में अगर डीलिंग नहीं होगी तो उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा। और ये भी एक संभावना होती है कि कई बार व्यक्ति अपने आप को ये ऐसा पाया जाता है महत्वाकांक्षी के कारण कि राजनीति ये पार्टी बिलखती चली जा रही है, अगली बार हमको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो इस कारण भी समझौता करते हैं। संभावना ये भी है, लेकिन संभावना निश्चित रूप से ये पैसे का एलिगेशन लगाना पहले होता था, लेकिन इस सरकार में मुझे उस समय परिवेश में लगता है कि पैसे का एलिगेशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनको महत्वाकांक्षा है, उनको सम्मान और इस चीज का एलिगेशन होगा, पक्का होगा, और उनको कुछ न कुछ।
डायरेक्ट पैसे का तो नहीं होगा, लेकिन और कुछ राजनीति में दी जा सकती है, पैसे के बहाने उनको कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बिल्कुल होता है। देखिए क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं, आप यूपी में ही देख लीजिए, जो ना एक मिनी विस्तार जो आज हुआ है 4 लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट तो पूरा हुआ ना। आज यदि आपके साथ कोई जुड़ रहा है, कोई आया है, तो कहीं ना कहीं आप उनको चीजें दे रहे हैं, बिना कमिटमेंट के तो नहीं होता। तो बिल्कुल ये चीज है। अब ये कितनी सही है, कितनी गलत है लोकतंत्र के लिए, मुझे लगता है इसी में सब रच बस गए हैं। आने वाले इलेक्शन से तस्वीरें साफ होंगी। कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी काफी देर पहले, अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से सर। लेकिन हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ बोलिए। हेलो हेलो संजय जी बोलिए, आपको सुन पा रही हूँ मैं। एम आई ऑडिबल मैम? यस सर बोलिए प्लीज प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं मैडम बोलना चाह रहा हूँ, इस काल में तो मेयर के इलेक्शन में भी बड़ा शर्मनाक चीजें देखने को मिली है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लगाई है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो संजय जी मुझे लगता है आपकी तरफ से शायद कुछ नॉइस ऑडियो प्रॉब्लम है, इधर से मुझे आपकी आवाज पूरी आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस बार तो मोदी जी के ही जलवे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखो उन्हीं की सारी हुकूमतें सब उन्हीं के अंडर में चल रही हैं। ईडी, इनकम टैक्स, हिंदू मुसलमान, और अब तो इलेक्शन होने से पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा 2024 में। ऐसा होता है, आप आइए देखिए क्या होता है। आप ईमानदारी से इलेक्शन करवाइए तो आपको पता चलेगा। ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल मैं तो जीत गया, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इस बार 400 से ज्यादा सीटें मेरी होंगी। देखिए वो तो एक क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करेंगे तो चीजें सामने आती जाएंगी। हम तो राज्यसभा की जिस प्रक्रिया पे आज बात कर रहे हैं, जिन इलेक्शन पर हम इसको ये बात कर रहे हैं, पहले तो वही स्पष्ट हो जाए। बाकी को लोकसभा को तो अभी एक तरफ कर दीजिए, वहां की तो लाइन ही बिल्कुल अलग है। तो ये चीजों से भी तो हम निकले, यहाँ भी तो वही सदस्य होते हैं ना, और यहाँ का तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। तो पिछले और अभी चीजों में कितना डिफरेंस आया। आज मुख्य रूप से जिस दिशा में इस डिबेट को हम ले जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और 23 सीटें बीजेपी की थी। अब देखो क्या वहां पर हो गया, कर्नाटक में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया। अब क्या ये पैसे देते हैं या धमकाते हैं? ईडी की धमकी देते हैं, इनकम टैक्स की धमकी देते हैं, सबको चुप करा देते हैं। ये राज्यसभा में भी इनकी देखिए दो पहलू हैं संजय जी, दो पहलू हैं। जैसे कि भूपेंद्र जी ने कहा, या तो उनको कुछ प्लस देने की बात हो रही है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कोई धमकी भी हो सकती है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ये एक दूसरा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों चीजों में सबूत कहां से है, बात वहीं आ गई। विपक्ष के पास कोई चीजें हैं वो बिल्कुल सामने रखे, उस पर सजा भी होगी, स्टैंड भी लिया जाएगा। लेकिन बिना प्रूफ के हम कैसे कह देंगे कोई भी बात? इस बार तो छोटे से इलेक्शन में दिल्ली में भी इतना हंगामा हो गया। तो देखिए ना, वो पकड़ में आए, फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट ने फटकार लगाई है, सब कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। लेकिन हमें सामने भी तो लाना पड़ेगा ना उस चीज को। हम सिर्फ कह दें कि गलत हो रहा है, कैसे होगा? और ये पूरे विपक्ष को मिलके करना होगा, ये पूरे विपक्ष को मिलके करना होगा। खालिद जी लेकिन देखिए सारा मीडिया की, सारा मोदी जी की, ठीक है संजय जी, खालिद जी को अपनी बात रखने दीजिएगा। बोलिए खालिद जी। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है वोट डालने का। अगर अगर किसी विधायक को धमकी दी गई है या पैसे की ऑफर की गई है तो वो बताएगा, उसके बाद एविडेंस होगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी, कौन सा व्यक्ति आया था, किसने पैसे की ऑफर करी, फोन किसने किया। ये तो नहीं कि उसको सपनों में आ गया, उसको सपनों में बता दिया कि इतना पैसा दे देंगे तुम्हें, और उसके बाद मैं इसकी बात पूरी कर लूं तो सपनों में वो कौन बताएगा? तो साथ मतलब वो जिसको धमकी दी गई है कि ईडी की धमकी दी है, तो वो उसका मतलब भ्रष्टाचारी है। वो भ्रष्टाचारी है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वोट कर रहा है। आपका कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यही है ना आपका कि वो भ्रष्टाचारी है, उसको बता दिया कि तुझे भ्रष्टाचार करा, तेरी ईडी पकड़ लेगी तुझे, तो इसका मतलब भ्रष्टाचारी है जो वोट क्रॉस वोटिंग कर रहा है। तो ये क्रॉस वोटिंग तो आज से नहीं हो रही है, ये बहुत समय से होती आ रही है। ये हर पार्टियों में क्रॉस वोटिंग होती है। पहले
पहले छुप वो अब उसको ओपनली कर दिया गया तो ओपनली कर रहा है, पहले चुपचाप कर लेते थे, मालूम नहीं चलता था किसी को। इसको रोकने के लिए अब आगे अभी और आगे आप मोदी जी ने इस पे भी कोई ना कोई चीज निकल के आएगी। अभी थोड़ा आपको सरकार चलाने तो दो, 10 साल हुए अभी तो हमें, अभी तो और 40 साल हम और सरकार चलाएंगे तो सारी चीजें खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार इसका भी खत्म कर देंगे, क्रॉस वर्ड इसमें जो लोग पैसा लेने का इसका सबका खत्म हो जाएगा। आप चिंता नहीं कीजिए, सारा मुझे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात से एक सवाल आ रहा है जहन में, ये जो दबाव वाली बात हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स वाली, मतलब यदि किसी पे प्रेशर भी डाला गया है तो या तो वो कह दे, और या तो वो सच में भ्रष्टाचारी है तो वो चुपचाप बीजेपी के पास चला जाए। लेकिन ये भी सोचिए कि यदि वो सच में इसमें लिप्त है तो क्या बीजेपी में जाके वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा? तो पूरी राजनीति को ही इस तरह से क्यों हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को, सर मैसेज ही बहुत गलत जाएगा। इस वक्त इसका फोन आया, इस नंबर से फोन आया, एविडेंस होनी चाहिए। आरोप लगाना सब कुछ नहीं होता, आरोप कुछ नहीं होता। चलिए एहतेशाम जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिएगा, समय हुआ जा रहा है, प्लीज थोड़ा जल्दी से। लेकिन जब तक जी बताइए। मैं हमारे मित्र खालिद कुरैशी साहब अभी बोल रहे थे बंगाल के मुतल्लिक, तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारत की जितने भी राज्य हैं सबसे सुरक्षित अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल आता है। जो मैं नहीं कह रहा हूं, इसका पूरा रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे जो खालिद कुरैशी साहब जो बोल रहे थे कि देखिए बीजेपी एक ऐसी मतलब मशीन है जो पार्टी के बीजेपी के अगेंस्ट में है, वो टीएमसी में हो अभी देखिए या किसी और पार्टी में हो, तो वो जब तक टीएमसी विपरीत में रहता है, विपक्ष में रहता है, तब तक वो इल्जाम उनके अंदर में रहता है। और बीजेपी में जैसे ही आने से उनको वॉशिंग मशीन में जो घूम जाते हैं तो वो प्योर व्हाइट हो जाते हैं। तो ये क्या है, बीजेपी के तीन भाई इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये तीन के जो डराते हैं लोगों को, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे मित्र खालिद साहब को जिस हिसाब से स्पष्ट से कह रहे थे, अभी आपने ये ताजा मैं आपको सुना रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो वहां गठबंधन थे, आपने लालच दे करके आपने वहां सत्ता परिवर्तन कर ये कर दिया, ईडी सीबीआई का डर दिखला करके। खालिद साहब ये बात बोलने से पहले फिर वही चर्चा आ जाएगी। अब नीतीश जी ने तो कहा ही नहीं ऐसा, वो अभी बोल देंगे आपको। नीतीश जी ने कब कहा ऐसा कि मैं दबाव में गया हूँ? वो अंदरूनी रूप से हम और आप समझ लें कि क्या हुआ। जनता के मैंडेट से बीजेपी काम नहीं करती, कहीं न कहीं ये अभी जो है देखिए, बताइए न किसान का, न मजदूर का, न बेटी का, न किसी का, उसके बाद बावजूद आप बोलते हैं 405। सर मुझे ये लगता है एहतेशाम जी आप सब मिलके उस वॉशिंग मशीन का फ्यूज उड़ा दीजिए। आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, वॉशिंग मशीन का फ्यूज ही उड़ा दीजिए आप, ताकि कोई घूम ही ना पाए। उस एकता के साथ इस इलेक्शन को लड़िए ना, उस प्रोसेस को लड़िए। बेकार हो गए सर जी मैं आपको खाली बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब से ठीक है 10 साल का ही है, तो एहतेशाम जी अलग ही चल रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा, मोदी जी से हम आपको प्लेन में चढ़ाएंगे। सर मैंने एक छोटी सी बात बोली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के लिए सबूत चाहिए, सबूत नहीं है तो उस वॉशिंग मशीन का फ्यूज उड़ा दीजिए एकता के साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई किसी को नहीं बुलाएगा। राकेश जी देखिए पहले राजनीतिक वर्चस्व के लिए धारा 356 का प्रयोग होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है राजनीतिक वर्चस्व के लिए वो हॉर्स ट्रेडिंग करती है। बार बार ये आया है कि सबूत लेके आइए, सबूत ऐसे केसेस में सबूत संभव नहीं है। सबूत अगर कोई जुटा सकता है तो सरकार जुटा सकती है कि क्योंकि एजेंसीज उसके पास में होती हैं। अब सबूत के तौर पे एक अभी एक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है इलेक्शन बॉन्ड पे आया, इलेक्शन बॉन्ड को रद्द कर दिया गया और आज के दिन में एसबीआई को सारे सूची जो पैसा जो कंट्रीब्यूटर थे इलेक्टोरल बॉन्ड के, उनकी सूची आज जारी करनी आई थी, लेकिन सत्ता के दबाव में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज एसबीआई ने वो सूची जारी नहीं की कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूटर्स थे। तो अगर
साक्ष्य मांगे जाते हैं तो विपक्ष कभी भी साक्ष्य नहीं दे पाएगा। इस चीज की संभावना कतई नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। और जब आएगी सत्ता की बात, तो सत्ता साक्ष्य भी ना दे। जैसे आपके जितने भी नेता जेल में बंद हैं, आज तक कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। एक आदमी के बयान के आधार पर सब जेल में बंद हैं, तो कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ उसमें, लेकिन सब जेल में बंद हैं। जो सीएम साहब बंद हैं झारखंड के, उसमें भी एक मनगढ़ंत 8 एकड़ जमीन का आरोप लगाया गया, उसका भी कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो जेल में बंद है। तो साक्ष्य विपक्ष के लिए संभव नहीं है दे पाना। रही बात राजनीतिक शुचिता की, बीजेपी ने अपने जन्म से राजनीतिक शुचिता का पालन नहीं किया है। 1967-68 में उन्माद की राजनीति किया, 67 में हमें धोखा दिया जब चौधरी चरण सिंह जी थे, 70 में फिर धोखा दिया, चौधरी चरण सिंह थे, 77 में फिर बीजेपी ने, भारतीय जनसंघ ने धोखा दिया जब वह जनता पार्टी थी, 89 में फिर धोखा दिया जब वह भारतीय जनता पार्टी हो चुकी थी। तो इसको सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं सुधार सकती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं बीच में रोकूंगी रविंद्र जी, क्योंकि समय हो गया है। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है, सिनेरियो बहुत अलग हो चुका है, काफी बदलाव हो चुके हैं। इस चीज को क्या कभी रोक पाएंगे? वर्तमान राजनीति को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन निश्चित तौर पर यदि ये चीजें हो रही हैं, अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसके पीछे आप कितने भी रीजन दे दीजिए, आपको उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा। और ये बात सच है, लोकतंत्र का मजाक ना बने, इस बात का ध्यान मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को रखने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।